और चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ने अपने सहयोगी बैंकों के खुद में मर्जर को मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी इस मर्जर को सरकार और आरबीआई की मंजूरी मिलनी बाकी है। मर्जर के बाद स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के 10 शेयर के बदले एसबीआई के 28 शेयर मिलेंगे। इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के 10 शेयरों के बदले एसबीआई के 22 शेयर मिलेंगे, जबकि स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर के 10 शेयरों के बदले एसबीआई के 22 शेयर मिलेंगे। एसबीआई ने भारतीय महिला बैंक के मर्जर रेशियो की भी घोषणा की है। भारतीय महिला बैंक के 100 करोड़ शेयरों के बदले एसबीआई के 4.42 करोड़ शेयर मिलेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि एसबीआई और सहयोगी बैंकों के मर्जर के बाद क्या होगा। एसबीआई की बैलेंस शीट बढ़कर 37 लाख करोड़ हो जाएगी। इसके अलावा फिलहाल एसबीआई की बैलेंस शीट की बात करें तो 28 लाख करोड़ है, जो कि बढ़कर 37 लाख हो जाएगी। एसबीआई की कॉस्ट ऑफ फंड्स 1% घट जाएगी मर्जर के बाद। एसेट्स के मामले में एसबीआई दुनिया का 45वां सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। एसबीआई के 70,000 कर्मचारी और मिलेंगे, यानी कि और जुड़ जाएंगे। किसी की नौकरी जाने का फिलहाल खतरा नहीं है, आसार नहीं है। नई भर्तियों की संख्या जरूर घट सकती है, उसमें कमी आ सकती है। आईटी स्टाफ में बढ़ोतरी होगी क्योंकि नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा। जहां ग्रुप के ज्यादा ब्रांच होंगी वहां शाखाएं घटेंगी और बचा हुआ स्टाफ वेल्थ मैनेजमेंट नए कारोबार में शिफ्ट किया जाएगा। एसबीआई अपने ग्रुप के प्रोडक्ट्स की अब बेहतर मार्केटिंग कर सकेगा और उसको प्रमोट कर पाएगा। एसबीआई अपने ग्रुप के प्रोडक्ट्स की बेहतर मार्केटिंग कर पाएगा। ब्रजेश हमारे संवाददाता हमारे साथ है मुंबई से। ब्रजेश, एसबीआई के मर्जर के फैसले से क्या असर पड़ेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो बहुत बड़ा अपने आप में एक कदम है। सरकार का इनिशिएटिव, सरकार कई साल से कोशिश कर रही थी कि जो बैंक हैं, जो छोटे छोटे बैंक हैं जिनकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, उनको बड़ा करके उनको एक बड़ा बैंक क्यों नहीं बनाया जाए। क्योंकि आज भारत भले ही बहुत बड़ी इकोनॉमी की बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रही हैं, लेकिन भारत का कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो टॉप 50 में आता था अब तक ग्लोबली। अब इस मर्जर के बाद अभी जो पिछले साल तक की एसबीआई की रैंकिंग थी, जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, करीब 37 लाख करोड़ के आसपास किसकी एसेट है, उसकी रैंकिंग आती थी 52 नंबर पे, 52वें नंबर पे आती थी। अब ये कहा जा रहा है कि अगर ये मर्जर हो गया और सब कुछ ठीक ठाक रहा और इसी सिचुएशन के आधार पर करीब इसकी रैंक 45th रहेगी, 45वें रैंक का बैंक हो जाएगा ग्लोबली ये एसबीआई। तो ये भारतीय बैंकों के लिए बहुत बड़ी बात होगी, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि भारत का कोई बैंक इतना सब कुछ होने के बाद अभी तक कहीं टॉप 50 में था ही नहीं, तो उस लिहाज से एक फ़ायदा होगा। दूसरा ये है कि जो एसबीआई के जो बाकी सारे एसोसिएट्स हैं, बैंक्स हैं, उनका जो डिपॉजिट बेस है, तो ये एसबीआई का डिपॉजिट बेस बढ़ जाएगा। यानी कि एसबीआई के पास जो लोग पैसे रखने आते हैं, जो लोग अपने पैसे करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं, वो डिपॉजिट बेस एक बड़ा हो जाएगा, जिसका एसबीआई को फ़ायदा होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस मर्जर से काफ़ी फायदा होने वाला है, जैसा कि बता रहे थे हमारे संवाददाता ब्रजेश। आगे बढ़ते हैं। नए आरबीआई गवर्नर के नाम का ऐलान जल्द हो सकता है। इस सिलसिले में आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिससे नए आरबीआई गवर्नर के नाम पर चर्चा हुई। नए गवर्नर की रेस में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल, पूर्व डिप्टी गवर्नर सुबीर गोकर्ण, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनघड़िया का नाम सबसे आगे है। मौजूदा आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का कार्यकाल 4 सितंबर को खत्म हो रहा है। अगर आपका ईपीएफ खाता है तो अब आपको अपनी पेंशन फिक्स करने के लिए एम्प्लॉयर के साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने आसान यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आधारित फॉर्म 10D निकाला है, जिसमें पेंशन फिक्स करने के लिए एम्प्लॉयर से अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी। मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर किसी ईपीएफओ सब्सक्राइबर को पेंशन लेनी है तो उसे अपने एम्प्लॉयर से पेंशन क्लेम एप्लीकेशन को अटेस्ट कराना होता है। नए फॉर्म का फायदा वो सब्सक्राइबर्स उठा सकते हैं जिनका आधार नंबर और बैंक डिटेल्स यूएएन में दिए गए हैं और एम्प्लॉयर से वेरीफाइड हैं। अभी तक ईपीएफ सदस्यों को 7.34 करोड़ यूएएन अलॉट किए जा चुके हैं और ईपीएफ मेंबर्स के लिए ईपीएफओ ने पेंशन राशि बढ़ाने का विकल्प भी दिया है। यानी जो मेंबर्स 58 साल के बाद पेंशन को 2 साल के लिए टाल देंगे, उन्हें ज्यादा पेंशन मिलेगी। जो कर्मचारी 58 साल के बाद 1 साल के लिए पेंशन टालता है, उसे 4% ज्यादा पेंशन मिलेगी, जबकि 2 साल पेंशन टालने वाले को 8.16% ज्यादा पेंशन मिलेगी।
खास बात यह है कि इसका फायदा 58 साल की उम्र के बाद पीएफ फंड में कंट्रीब्यूशन करने या नहीं करने दोनों स्थिति में मिलेगा। फिलहाल ईपीएफओ किसी कर्मचारी की 58 साल उम्र होने के बाद पेंशन देनी शुरू करता है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट में पर्ल एग्रोटेक कॉरपोरेशन के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका में पर्ल एग्रोटेक को ऑस्ट्रेलिया में संपत्ति बेचने से रोकने की दरखास्त की गई है। पर्ल एग्रोटेक यानी पीएससीएल ग्रुप की कंपनी है। भारत में पीएससीएल पर निवेशकों के करीब 49,000 करोड़ रुपए बकाया है। याचिका में सेबी ने आरोप लगाया है कि पीएससीएल ने निवेशकों का पैसा गोल्ड कोस्ट में शेरटन मिराज रिजॉर्ट खरीदने में लगाया। सूत्रों के मुताबिक सेबी ने ऑस्ट्रेलिया में पीएससीएल की प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज भी कोर्ट में दिए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में पीएससीएल निवेशकों ने ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी के पास क्लास एक्शन सूट दायर किया है, जिसमें पीएससीएल द्वारा बेची गई प्रॉपर्टी को दोबारा वापस लेने की मांग की गई है। ये प्रॉपर्टी 14 करोड़ डॉलर में बेची गई। सेबी ने अगस्त 2014 में पीएससीएल को कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम बंद करने का आदेश दिया था। आगे बढ़ते हैं। सेबी ने कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट पर एचआर खान कमेटी की रिपोर्ट जारी की है। खान कमेटी ने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के री इश्यूएंस में रियायतों की सिफारिश की है। बॉन्ड्स की एक्सचेंज में लिस्टिंग पर डिस्क्लोजर नियमों में भी नरमी की बात कही गई है। कमेटी का मानना है कि कंपनियों के बड़े इश्यू आने पर कर्ज लेने की लागत में कमी आएगी। एफपीआईज को भी सीधे कॉर्पोरेट बॉन्ड की ओवर द काउंटर और एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग की इजाजत दी जानी चाहिए। साथ ही आरबीआई को भी सुझाया गया है कि एफपीआईज को अनलिस्टेड कंपनियों के कॉर्पोरेट बॉन्ड में ट्रेडिंग की छूट दें। सेकेंडरी मार्केट का कॉर्पोरेट बॉन्ड का डेटाबेस बनाने का भी मशवरा कमेटी ने दिया है। पेंशन फंड्स और बीमा कंपनियों को बैंकों के टीयर 1 बॉन्ड में निवेश की छूट देने की राय भी खान कमेटी ने दी है। एक्सचेंजेस को सुझाया गया है कि वो शेयरों के इंडेक्स की तरह कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स लाएं। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके पार्टनर्स पर करीब 2,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना केजी D6 ब्लॉक में लक्ष्य से कम गैस उत्पादन करने के मामले में लगाया गया है। इसके साथ ही आरआईएल पर कुल जुर्माना 276 करोड़ डॉलर यानी करीब 18,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आरआईएल और उसके पार्टनर्स ब्रिटिश कंपनी बीपी और कैनेडियन कंपनी नीको रिसोर्सेस सरकार के साथ प्रॉफिट शेयरिंग से पहले सभी तरह के खर्चे को छांट लेती थी। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई को टेलीकॉम कंपनियों पर पेनल्टी लगाने का अधिकार मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने पेनल्टी के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। ट्राई ने दूरसंचार विभाग से 10 करोड़ रुपए तक पेनल्टी लगाने की पावर देने की मांग की थी। ट्राई ने ट्राई एक्ट के सेक्शन 29 में बदलाव की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्राई एक्ट में पेनल्टी लगाने का प्रावधान नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात अब भारतीय एयरटेल की। सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड यानी सिंगटेल भारतीय टेलीकॉम में 7.39% हिस्सेदारी खरीदेगी। ये हिस्सेदारी 4400 करोड़ रुपए में खरीदी जाएगी। सिंगटेल भारतीय टेलीकॉम में टेमासिक का हिस्सा खरीदेगी। चीन की इंटरनेट कंपनी अलीबाबा ऑनलाइन मार्केटप्लेस शॉपक्लूज को खरीद सकती है। इसके लिए अलीबाबा की शॉपक्लूज से बातचीत चल रही है। शॉपक्लूज की कुल वैल्यूएशन 100 करोड़ डॉलर यानी 6700 करोड़ रुपए से ज्यादा है। दरअसल अलीबाबा अगले साल तक भारत में तेजी से बढ़ते ई कॉमर्स बाजार में एंट्री करना चाहती है। यूनिटेक को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट बायर्स को 15 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया है। हालांकि यूनिटेक के प्रमोटर्स ने पैसे ना होने का रोना रोया था। यूनिटेक के पास ऐसे कई विकल्प हैं जिनसे वो बायर्स के पैसे वापस कर सकती है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। यह आलिशान कोठी है देश के जाने माने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक के चेयरमैन रमेश चंद्रा की। यह वही रमेश चंद्रा हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि न तो उनके पास फ्लैट खरीदारों को वापस करने के लिए पैसे हैं और न ही फ्लैट बनाकर देने के लिए पैसे। लेकिन ढिठाई देखिए, जो बिल्डर उन फ्लैट खरीदारों के पैसे वापस करने से मना कर रहा है, जिन्होंने जिंदगी भर की कमाई फ्लैट खरीदने में लगा दी, वो खुद कितनी शान से करोड़ों की कोठी में जिंदगी बसर कर रहा है। इस कोठी में ग्राउंड फ्लोर पर एक बड़ा हॉल, शानदार किचन, फर्स्ट फ्लोर पर 5 बड़े बड़े कमरे हैं। दिल्ली के मेफेयर इलाके में बनी 2 कोठियों की कीमत करीब 40 करोड़ है।
दिल्ली के मेफेयर गार्डन में रमेश चंद्रा की 2 कोठियां हैं और जो ए कैटेगरी में आती है। एक कोठी लगभग 400 गज में बनी हुई है और एक कोठी की कीमत